मॉर्निंग एवरीवन। आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में आपका सबसे पहला प्रश्न बनता है, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए, ई, कै, चे। अगर हम कै और चे को ऐसे लिखेंगे तो क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? हाँ जी, जरूर हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में क्या मिला होता है? स्वर मिला होता है। क्या मिला होता है? स्वर। जैसे कै प्लस ए, चे प्लस ए। तो इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और स्वरों के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि स्वरों को के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। सेकंड क्वेश्चन बनेगा हमारा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है वे एक सीक्वेंस में लिख रखा है उसको। जैसे पहले स्वर लिखेंगे, हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं, उसके बाद व्यंजन लिखेंगे। व्यंजन के वर्ग होते हैं, जैसे 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञा और श्रेय। तो आज हम पूरी वर्णमाला न पढ़कर सिर्फ स्वर पढ़ेंगे। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। जैसे ये हमारे स्वर हैं, तो स्वरों में हमें उच्चारण करने के लिए अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, जबकि व्यंजन में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे व्यंजन है कै, तो कै में किसकी सहायता ली जा रही है? ए की। किसकी सहायता ली जा रही है? ए की। तो कै, तो ये क्या हो जाएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षव को आप ऋषभ बोल देते हो, ऋषभ, तो ये आपका गलत है। तो है के पैर में क्या लगा हुआ है? रे। तो क्या बोलेंगे हम? हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या एक काल का समय लगे तो उसे क्या कहेंगे? हम हर्षव स्वर कहेंगे। जैसे नहीं है, इसमें हर्षव स्वर कितने होते हैं? हर्षव स्वर उनकी संख्या 4 होती है। जैसे हम उच्चारण करेंगे ए, ई, उ, री, तो कितना समय लगा इसको बोलने में? एक मात्रा का, यानी एक मात्रा का काल लगा है। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। हर्षव स्वरों की संख्या 4 होती है, और इन हर्षव स्वरों को ही हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। हर्षव स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हर्षव स्वरों से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी इन वर्णों के उच्चारण से दुगना समय लगे वहाँ पर दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे बोलेंगे हम ए, तो एक मात्रा का काल लगा, तो आ, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये कितना हो गया? दुगना हो गया, तो इसमें दुगना समय लग गया। ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7, और हर्षव स्वरों की संख्या कितनी है? 4। जिनके उच्चारण में हर्षव स्वरों से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, यानी इससे तिगना समय लगे, यानी हर्षव स्वर से तिगना समय लगेगा और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगेगा। वैसे प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है, हिंदी में कम से कम प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, हे राम बुलाने या पुकारने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। हे राम इधर आओ, हे बालक आप बैठकर पढ़ो। तो हर्षव जो दीर्घ स्वर हैं वो कौन? दीर्घ स्वरों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर।
अब ये संयुक्त स्वर किन किन स्वरों के मेल से बने हैं? जैसे हमारा ए है तो किन के मेल से बना है? ए प्लस ए से क्या बनता है? आ। ई किसके मेल से बना है? ई प्लस ई से क्या बन गया? ऊ प्लस ऊ से क्या बन जाएगा? औ। ए कैसे बना है हमारा? ए प्लस ई से क्या बनता है? ए। ए प्लस ओ से ऊ से क्या बनता है? ओ। इसी तरह ऐ और औ। ए प्लस ए से क्या बनता है? ऐ। ए प्लस ओ से क्या बनता है? औ। तो इसलिए हम जो ए प्लस ए है इसका उच्चारण करेंगे ए। ए प्लस ओ को औ। ओखली, तो ओखली में किसका उच्चारण हो रहा है? ओ का। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम औ औरत, औ बोलेंगे, क्योंकि इसमें ओ किसके मेल से बना है? ए और औ के। और फिर औ किसके मेल से बना है? ए प्लस औ से, इसलिए औ बोलेंगे। औ औ, तो क्या बोलेंगे इसको? औ। ओखली, ओखली में क्या हो जाएगा? ओ, और औरत में ए प्लस औ वाला हो जाता है। उसी तरह ऐ वाला, जैसे बेर बोलेंगे हम, बेर, तो ए किसके योग से बना है? ए प्लस ई से, बेर बन जाएगा। बोले वैर बोलेंगे, वैर यानी दुश्मन, दुश्मनी की जो भावना रखनी है इसको हम वैर बोलेंगे, तो ऐ बोलेंगे इसको। यानी इन तीनों में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और इसमें गुण संधि, यानी स्वरों में भी संधि है, और इसमें हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। दीर्घ संधि से बनते हैं और ये दोनों गुण संधि से बनते हैं, और ये दो वृद्धि संधि से बनते हैं। तो हमारे 11 स्वर हो गए। ए, आ, ई, ऊ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। अब दो ये बच गए, अंग्य और ए। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको स्वरों से बाहर रखा जाता है, न तो इनको स्वरों में रखा जाता और न ही व्यंजनों में रखा जाता। क्यों? क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता, इसलिए इनको न तो स्वरों में रखा गया है और न ही व्यंजनों में रखा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? अयोगवाह। क्या कहेंगे? योगवाह है, जिसका कोई योग नहीं होता, न तो स्वरों में योग होता है न ही व्यंजनों में होता है। इसको हम बोलेंगे अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इसको बोलेंगे हम विसर्ग। इनके चिन्ह कैसे रहेंगे? ये दो बिंदु लगेंगे जो पीछे, इसको विसर्ग बोलेंगे, और जो ऊपर लगता है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द ले लेते हैं, अनुस्वार वाला कोई भी शब्द, जैसे मंच, और यहाँ पर अत है। इसी तरह विसर्ग का प्रयोग हिंदी भाषा में कम होता है और संस्कृत भाषा में विसर्ग का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो एक होता है हमारा अनुनासिक, इसको हम बोलेंगे अनुनासिक। इसका चिन्ह क्या होता है? ये वाला। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है और अनुनासिक एक स्वर ध्वनि है। अब आपका क्वेश्चन बनेगा, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब हम उच्चारण करते हैं, अनुस्वार केवल नाक से निकलता है और अनुनासिक नाक और मुख दोनों से निकलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल पहले ही दे दिया मैंने, मंच, और इसका एग्जाम्पल बनेगा जैसे 5, चांद आदि। आप उच्चारण करके देखो, मंच केवल नाक से आवाज आ रही है, और जब आप 5 और चांद बोलेंगे तो नाक और मुख दोनों से आएगी, नाक और मुख दोनों से आएगी। इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर अयोगवाह किसे कहते हैं? जो न तो स्वरों में, जिनको न तो स्वरों में स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, न ही व्यंजनों में, और उन्हें योगवाह कहते हैं। एक होता है हमारा आगत। इसको क्या बोलेंगे हम? आगत।
और इसकी आवाज़ है जो ध्वनि है वो किसकी रहेगी, ओ की। ये अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे लिखेंगे हम डॉक्टर, चौक आदि। ठीक है, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। योगवाह किसे कहते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है, आगत स्वर कौन से होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन करेंगे। थैंक्स।